हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। एक बार क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल इन द पास्ट, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। तो आज की वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं नेम्स ऑफ द लैंड, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, वन पास्ट और मैनी, व्हाट डू डेट मीन्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अगर हमसे हमारी कंट्री का नाम पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री को इन दोनों नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत। हम बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे हुआ और भारत नाम कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि 2500 ईयर्स अगो द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स, हम बात करते हैं कि जो ईरानियंस हैं, ग्रीक्स है, वो उनका ओरिजिन कहाँ पर है, वो किस कंट्री से आए थे। तो बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रीस है। जिस तरह से इंडिया के पीपल को इंडियंस कहा जाता है, उसी तरह से ग्रीस के लोगों को ग्रीक कहा जाता है। तो ये जो ग्रीस कंट्री है वो कहाँ पर है? साउदर्न यूरोप में, मतलब कि ये एक यूरोपियन कंट्री है। हम बात करते हैं ईरान की। ईरान कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न एशिया में। तो ये एशियन कंट्री है। और ये हमारा प्यारा इंडिया। हमने अभी वर्ल्ड मैप पे ग्रीस और ईरान की लोकेशन देखी। ग्रीस यहाँ पे था, ईरान यहाँ पर है और हमारा इंडिया यहाँ पर है। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इंडिया की रेफरेंस में ग्रीस और ईरान की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? इनकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो ग्रीक और ईरानीज थे वो इंडिया में कहाँ से एंटर हुए? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर हुए। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में एक रिवर फ्लो कर रही है। इंडिया उस वक्त नाम नहीं था। इन्होंने कहा कि एक रिवर फ्लो कर रही है और इस रिवर का नाम क्या है? इंडस रिवर है। इन्होंने क्या बोला इसको? हिंडोस या फिर इंडोस। जो इस हिंडोस और इंडोस से क्या वर्ड निकल के आया? इंडिया वर्ड निकल के आया। इन्होंने कहा कि जो रिवर है इंडस रिवर, इसके ईस्ट वाला पार्ट, आपको डायरेक्शंस पता है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो इन्होंने कहा कि जो रिवर है इंडस रिवर, इसके ईस्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इंडिया कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया को भारत क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एंशियंट इंडिया का सबसे पहला जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है, वो कौन सा था? वो था ऋग्वेद, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया है और इसकी लैंग्वेज थी संस्कृत। इसमें क्या लिखा गया था? इसमें कहा गया था कि ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट वाला, वहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था भारत। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and who are mentioned in the Rigved, the earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 year ago। तो आपको क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को भारत कहा जाने लगा। धीरे धीरे उस पूरे एरिया को क्या कहा जाने लगा? भारत। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि जो इंडिया नाम है वो तो फॉरेनर्स ने दिया था, ग्रीक और ईरानियंस ने, लेकिन जो भारत है वो ऑलरेडी हमारा जो रिलीजियस टेक्स्ट है ऋग्वेद, उसके अंदर मेंशन था। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? पास्ट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे, किन किन तरीकों से मिलेगी? देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। क्या क्या तरीके हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, स्टडी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट है, स्टडी ऑफ हिस्टोरियंस है। इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट की। बच्चों देखिए, ये जो वर्ड है मेन्यू, इसका मतलब क्या होता है? हैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बुक्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो हाथों से लिखे गए हैं, अगर वो हैंड रिटन है, तो वो क्या कहलाती है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाती है। क्लियर? इट इज़ रिटन ऑन द सर्फेसिस ऑफ पाम लीफ, द बार्क ऑफ बर्च ट्री एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बर्च ट्री की बार्क कैसी होती है। बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इस इमेज को देखने की ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कि वुडन एरिया आपको जगह जगह दिख रहा होगा, ठीक है। इस वुडन वाले एरिया पे इन्होंने क्या किया? हाथों से लिखा है, ठीक है। तो जो हाथों से लिखा जाता है वो क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। आगे आप देख सकते हैं ये पाम लीव हैं, इनके ऊपर भी लिखा गया है। तो बच्चों मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नोट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि हाथों से लिखे जाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। इट हैज़ रिटन ऑन द सॉफ्ट सर्फेस ऑफ पाम लीव, द बार्क ऑफ बर्च ट्री, हैंस इट हैज़ शॉर्ट लाइफ टाइम इफ़ इट इज़ नॉट प्रिजर्व प्रॉपरली। देखिए क्या है कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया, बर्च ट्री की बार्क है या फिर ये पाम लीव है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लाइफ टाइम है, क्योंकि ये लकड़ी है। लकड़ी को इंसेक्ट्स खा जाएंगे, तो ये खा जाएंगे। अगर इनको हमने प्रॉपरली इनको प्रिजर्व नहीं किया, अच्छे से इनको स्टोर नहीं किया, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स की बात की गई, क्या क्या टॉपिक्स हैं?
रिलीजियस बिलीफ के बारे में है, द लाइफ ऑफ किंग्स के बारे में है, मेडिसिन, साइंस, इसमें एपिक्स हैं मतलब कि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, पोएम्स हैं, प्लेज हैं, इन सबको इसमें डिस्कस किया गया है। अब इसकी जो लैंग्वेज है, क्योंकि हमने अगर अभी बात की थी कि जो लैंग्वेज थी हमको समझ में नहीं आ रही थी, तो देखिए इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की गई है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत। अब प्राकृत कौन सी लैंग्वेज थी? लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो पुराने टाइम में जो नॉर्मल लोग थे वो किस टाइप की लैंग्वेज को यूज़ करते थे? वो यूज़ करते थे प्राकृत लैंग्वेज को और तमिल लैंग्वेज में। तो आपको क्लियर समझ में आ चुका है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो क्या होती है, उसमें टॉपिक कौन से होते हैं और उसकी लैंग्वेज कौन सी थी। इंस्क्रिप्शन मैन्यूस्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है। मैन्यूस्क्रिप्ट में तो हाथों से लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन में क्या होता है? इट इज़ एनग्रेव रिकॉर्ड ऑफ किंग्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट ऑन सर्फेसेस लाइक रॉक्स, स्टोन, वॉल ऑफ केव, पिलर, मेटल एट्सेट्रा। एनग्रेव्ड का मतलब क्या होता है? खोद के लिखना। देखिए बच्चों, मैन्यूस्क्रिप्ट में तो हमने पत्ते के ऊपर या फिर हमने बाग के ऊपर लिख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इंस्क्रिप्शन में कि कोई हार्ड सरफेस होता है, जैसे कि स्टोन हो गया, वॉल ऑफ केव हो गए, पिलर हो गया, रॉक हो गया या फिर मेटल हो गया। अब आप फोटो में भी देख सकते हैं ये एक रॉक है और यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। एक मेटल के पीसेज हैं, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो लंबे टाइम तक चलेंगे। इट इज़ एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सर्फेस हैंड इट हैज़ लॉन्गर लाइफ। इनकी लाइफ लंबी होती है क्योंकि उनको तो कीड़े खा सकते हैं, लेकिन इनको तो कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला। इट कैन नॉट ईजीली मॉडिफाइड, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन एट्सेट्रा। देखिए एक बार इन पे लिखने के बाद में इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार पत्थर पे खोदने के बाद तो वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें, मैन्यूस्क्रिप्ट पे कुछ लिखते हैं, हमें कुछ मॉडिफाई करना होता है, चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में, कि मैन्यूस्क्रिप्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है लेकिन इंस्क्रिप्शंस को मॉडिफाई इजीली नहीं किया जा सकता। हमारा जो अगला मेथड है वो होता है स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनकी स्टडी से किस तरीके से पास्ट के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हमको आइडिया होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। पुराने टाइम में जो चीज़ें बनाई जाती थी, काम में ली जाती थी, उनके बारे में स्टडी करने का काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। द स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो देखिए बच्चों, इनका काम क्या होता है कि जो पुराने टाइम की जो बिल्डिंग्स थी, स्टोन थे, ब्रिक थे, पेंटिंग्स थी, स्कल्पचर थे, उनको स्टडी करने का काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल, वेपन, पॉट्स, पेन, ऑर्नामेंट एंड कॉइन। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? खोजना, और एक्सकवेट का मतलब क्या होता है? ज़मीन खोद के चीज़ों को बाहर निकालना, जैसे कि टूल्स, वेपन, पॉट, पेन, ऑर्नामेंट एंड कॉइन। अब आप सोचोगे कि ज़मीन खोदने की क्या ज़रूरत पड़ गई। बच्चों हम बात कर रहे हैं 4000 से लेकर 5000 इतनी पुरानी ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो लोग उस वक्त पुरानी चीज़ें काम में लेते थे वो लोग तो मर गए, लेकिन उनकी चीज़ें वो तो क्या हुआ, ज़मीन के नीचे दफन गई। जैसे कि बाढ़ आई, आंधी आई, तो धीरे धीरे विद टाइम ये ज़मीन के नीचे जाती गई। अब क्या हो रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस ज़मीन को खोद के इन चीज़ों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनसे हमको पता चलता है कि जो पुराने लोग थे वो किस टाइप के टूल, वेपन वगैरह काम में लेते थे। दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट। पुराने टाइम में लोग किस टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, फिश खाते थे, ये हमको आइडिया कैसे लग रहा है? क्योंकि जब खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की बोन्स निकल के आ रही है। तो इन बोन्स से हमको आइडिया मिल जाता है कि उस टाइम में कैसे एनिमल्स थे, कैसे बर्ड्स थी, कैसे टाइप के फिश थे। तो इन सारी चीज़ों से आर्कियोलॉजिस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि पास्ट में किन टाइप की चीज़ें होती थी। हमारा अगला जो सोर्स है वो होता है स्टडी ऑफ हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस आर स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो कि हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं। हिस्टोरियंस स्टडी सेवरल सोर्सेज, जैसे कि प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टू टेल अस अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पर मैंने दो टाइप की सोर्स की बात की है, एक है प्राइमरी सोर्स, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। देखिए बच्चों, अगर लोकेशन पे जाके, अगर कहीं का भी इंसिडेंट है वहाँ पर लोकेशन पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, वो तो होता है प्राइमरी सोर्स। लेकिन किसी जगह के सुनने के बाद में उसके बारे में फिर लिखना, वो होता है सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए सेकेंडरी सोर्स कभी सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिलायबल चीज़ें होती है वो होती है प्राइमरी सोर्सेज।
तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से हमको पास्ट के बारे में बताते हैं। दे गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लिखे हुए होते हैं, मतलब आधी तो ख़राब हो चुकी हैं, जो कुछ बची हैं उनके बारे में उनको पढ़ के वो हिस्ट्री लिखते हैं। इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, आर्कियोलॉजी से जो उनको चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में वो फिर हिस्ट्री में धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरियन से हमको पास्ट के बारे में इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है। वन पास्ट और मैनी। तो देखिए जो हिस्ट्री है उसमें केवल एक पास्ट के बारे में बात की जा रही है या फिर बहुत सारे पास्ट की बात की जा रही है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट। देखिए पास्ट के पीछे एस लग गया, इसका मतलब क्या है कि एक पास्ट तो नहीं है, बहुत सारे पास्ट हैं। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोगों का अपनी उनकी हिस्ट्री अलग अलग है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, द लाइफ ऑफ हर्डर ऑफ फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। देखिए राजा रानी की जो हिस्ट्री थी वो बिल्कुल अलग थी, जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, उनकी हिस्ट्री बिल्कुल अलग थी, क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल अलग अलग है तो हिस्ट्री भी अलग होगी। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। सेम बात यहाँ पर है कि जो हिस्ट्री जो मर्चेंट्स की थी उनकी डिफरेंट होगी तो क्राफ्ट पर्सनस की डिफरेंट होगी। यही बात आज भी है। देखिए टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी लोग हैं, वो अपना खाना कैसे कलेक्ट करते हैं? फिशिंग से, हंटिंग से और वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे। लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन में बात की जाए कि आज जो हम देखते हैं सिटीज़ में क्या लोग इस तरीके से करते हैं? नहीं। सिटी की लाइफ बिल्कुल डिपेंड है, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है। दूध वाला कोई और, सब्जी वाला कोई और। तो इस तरीके से जो सिटी वाली लाइफ है, जो अंडमान वाली लाइफ है, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट लाइफस्टाइल का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, किंग्स कैप रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। देखिए अगर हम आज हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे किंग की जो बैटल्स थी, जो विक्ट्रीज थी, उनकी डेट याद करनी पड़ती है, उनकी लोकेशन याद करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो पुराने टाइम में राजा थे वो हमेशा अपने विक्ट्रीज के रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑर्डिनरी पीपल थे पुराने टाइम में, सच एज हंटर, फिशिंग फोक, गैदरर, फार्मर, हर्डर, इनके रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिलते, इनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कभी रिकॉर्ड रखे ही नहीं थे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस। ये तो हो गया प्रेजेंट टाइम का रिकॉर्ड, ठीक है, कि किस तरीके से अंडमान आइलैंड में और सिटी के लोगों में डिफरेंसेस हैं इनकी लाइफ में, किस तरीके से राजा और जो नॉर्मल लोग थे उनकी लाइफ में डिफरेंसेस हैं। वॉट डू डेट्स मीन्स? बच्चों इसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको डेट्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट की। इनको देखो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है AD या फिर CE, दूसरा पार्ट है हमारा BC या फिर BCE या फिर इसको हम बोल सकते हैं BP, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो 0 ईयर है ना, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको तो हमने मान लिया 0 ईयर, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है। हमारा जो अभी टाइम चल रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं 2023 की, तो ये तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात है। तो इसके आगे हम या तो AD लगाएंगे या फिर CE लगाएंगे, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि जो अभी ईयर्स चल रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के हैं। लेकिन अगर हम बात करें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के, एग्जाम्पल लेते हैं हम 4000 BC, ठीक है। अब इसके पीछे एक वर्ड लगा हुआ है BC, इसका मतलब क्या है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था उससे 4000 साल पहले, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर प्रेजेंट। तो आपको समझ में आ चुका है कि 0 ईयर क्या है? जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। बर्थ के बाद के जितने भी ईयर्स हैं अभी तक जो हम बात करते हैं 2023 की, वो बाद के हैं, उनको एनो डोमिनी कहा जाता है, कॉमन एरा कहा जाता है, जो कि अभी चल रहे हैं। लेकिन BC कौन से हैं? जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के हैं। उसके पीछे क्या लगेगा? BC लगेगा, BCE लगेगा या फिर BP लगेगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि BC किसे कहते हैं और AD किसे कहते हैं, CE किसे कहते हैं। बच्चों हमने क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।